हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की सामान्य जानकारी के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। इससे पहले हम लोगों ने पिछला वीडियो में अध्ययन किया था भारत के भूगोल से संबंधित प्रमुख टॉपिक के बारे में, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की सामान्य जानकारी और भारत का भौतिक विभाजन इन दो चैप्टरों से मिला के लगभग 80% जो है भूगोल का क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो इन दोनों चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही काफ़ी ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि तक आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के तहत हमें किन किन पॉइंट को पढ़ना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत की सामान्य जानकारी के तहत हमें 4 मुख्य बिंदुओं को अध्ययन करना है, 4 प्रमुख टॉपिक का अध्ययन करना है। क्या है वो? तो पहला है भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? दूसरा है भारतीय राज्य व संघ शासित प्रदेश, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है भारत की सीमा एवं पड़ोसी देश, है ना। भारत की सीमा एवं पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात पढ़ेंगे कि भारत की सीमा जो है किन किन पड़ोसी देशों के साथ लगती है। और चौथा है अन्य तथ्य, है ना, अदर फैक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला टॉपिक, भारत की सामान्य जानकारी के तहत भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति अर्थात ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कहें तो इनमें प्रमुख बिंदु जो है वो है आपका अवस्थिति, भारत की अवस्थिति अर्थात लोकेशन, है ना। इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि भारत जो है पूरे विश्व के नक्शे में भारत का स्थान कहाँ पर है। हम मैप को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पे है ना। दूसरा है भारत का नामकरण, तीसरा है भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या, है ना। इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है ना, और इसकी जनसंख्या क्या है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की पहले टॉपिक, भारत की भौगोलिक स्थिति में अवस्थिति को जानते हैं, भारत की अवस्थिति को जानते हैं। तो दोस्तों भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत, इससे जानने से पहले हम लोग पहले पृथ्वी को देखते हैं। मान के चलिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी। ये है क्या दोस्तों, पृथ्वी। पृथ्वी के बीच से होकर एक रेखा गुजरती है, इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, है ना। और भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, जबकि नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है ना। तो पृथ्वी हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर है? तो हमारा इंडिया दोस्तों यहाँ पे है, अर्थात भारत की अवस्थिति क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में हो गया। ये अक्षांश की दृष्टि से देखते हैं, है ना। चलिए अब आगे बात करें देशांतर की अवस्थिति। तो चलिए मान के चले कि हमारा ये जो है क्या है, ये पृथ्वी है ना, और ये हमारा क्या है, देशांतर है। ये जो क्या है, देशांतर रेखा है। ये जो है देशांतर रेखा है और ये जो है क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना। तो ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी को क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी को क्या करती है दोस्तों, 2 भागों में बांटती है। एक को हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और इसको हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, है ना। तो भारत की अवस्थिति क्या है, ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। भारत की अवस्थिति की बात करें तो यहाँ पे है, अर्थात उत्तरी अक्षांश और पूर्वी गोलार्ध देशांतर में भारत की अवस्थिति क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी गोलार्ध में हो गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं गोलार्ध की बात करें दोस्तों। तो गोलार्ध जो है इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हेमिस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेमिस्फीयर। तो भारत की अवस्थिति जो है क्या है, अक्षांश की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न क्या है, हेमिस्फीयर में है ना। अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। देशांतरीय स्थिति के बारे में पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अवस्थित है। वही दोस्तों अगर महाद्वीप की बात कहा जाए तो भारत हम लोग जानते हैं, है ना, कि विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उसमें भारत की अवस्थिति जो है
कहाँ है? एशिया में। एशिया में भी दक्षिण एशिया में है, साउथ एशिया में है दोस्तों, और साउथ एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप में है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत भारत क्या है? स्थित है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तहत कि 5 प्रमुख देश आते हैं, है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तहत कितने देश होते हैं? 5 देश हैं। वो कौन कौन है दोस्तों? तो भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा नेपाल है, चौथा भूटान है और 5वां म्यांमार है। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि भारत के अक्षांशीय दृष्टि की बात करें, है ना, गोलार्ध की स्थिति बात करें तो भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। इन्हीं की हम कह सकते हैं कि गोलार्ध के लिए भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगर महाद्वीप की बात करें तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में भी साउथ एशिया में है, दक्षिण एशिया में है। और भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत कुल कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन है दोस्तों? तो नंबर 1 पे भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और 5वां म्यांमार। ये जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं। वो कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। चलिए अगला प्रश्न अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों भारत का नामकरण, है ना। हम लोग ने भारत की समान जानकारी के अंतर्गत 4 मुख्य टॉपिक का अध्ययन किया था। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारतीय राज्य व संघ शासित प्रदेश, भारत की सीमा एवं पड़ोसी देश और चौथा जो था अन्य तत्व था। भारत की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया क्या क्या? अवस्थिति, भारत का नामकरण, भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या और भारत का अक्षांशीय विस्तार। जिसमें दोस्तों हम लोगों ने भारत की अवस्थिति देख लिया। भारत की अवस्थिति क्या है? अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और जबकि देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध है। इस प्रकार भारत की अवस्थिति कहाँ हो गया? पूर्वोत्तर गोलार्ध में हो गया। अब भारत का नामकरण देखते हैं। भारत का नामकरण किस प्रकार किया गया? तो दोस्तों भारत की नामकरण की बात करें तो भारत का बहुत सारे नाम हैं। जैसे देखिए भारत, है ना, पहला नाम क्या हो गया? भारत। दूसरा नाम क्या हो गया? इंडिया, है ना। जैसे हमारे संविधान की अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के किन नाम का उल्लेख किया गया है? भारत और इंडिया नाम का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत का नामकरण जो है एक तो भारत की नामक कबीले के नाम से हुआ है, भारत का नाम पड़ा। और दूसरा देख रहे हैं कि राजा दुष्यंत के जो पुत्र हैं भरत, उनके नाम पर भारत का नाम भरत पड़ा। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा टॉपिक हमारा है इंडिया। तो इंडिया भारत का नाम कैसे पड़ा? इंडिया जो है यूनानी को हम लोग ग्रीक भी कह सकते हैं, है ना। तो यूनानी लोगों ने या ग्रीक के लोगों ने सिंधु नदी, भारत के पश्चिम साइड में देखेंगे, पश्चिम उत्तर साइड में तो एक नदी बहती है दोस्तों, उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंडस रिवर भी कहा जाता है ना। और इसी के नाम पर सिंधु को इंडस रिवर के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। अन्य नामों की बात करें हम तो हम अन्य नामों में क्या क्या है दोस्तों? मेलुहा हो गया आपका, ब्रह्मावर्त यानी आर्यावर्त हो गया, जम्बू द्वीप हो गया, भारत वर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तियांजहू हो गया और नाभी वर्ष। ये सारे नाम जो है किनके हैं दोस्तों? तो भारत के हैं। तो चलिए अब देखते हैं, हम अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या। भारत की भौगोलिक स्थिति के तहत अब हम लोग आ गए दोस्तों तीसरा टॉपिक पे, जिसका क्या नाम है? भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या। तो भारत और का क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करें, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो हम लोग देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करें, अर्थात एरिया की बात करें हम तो भारत की एरिया जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
और पूरे विश्व के जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। जबकि भारत की जनसंख्या की बात किया जाए दोस्तों, तो भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, तो 17.5% इसका पॉपुलेशन है ना। भारत में पशुधन की बात किया जाए, लाइव स्टॉक की बात किया जाए, पशुधन को क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक कहते हैं दोस्तों अंग्रेजी में, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक कहते हैं। तो भारत में लाइव स्टॉक की बात किया जाए तो पूरे विश्व का 80% जो है पशुधन भारत में पाया जाता है ना। वहीं दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है दोस्तों 7वां। एरिया के हिसाब से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है दोस्तों। कौन सा देश है, 7वां। और भारत के 7 बड़े देशों के बारे में पढ़ें, है ना। भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश जो है रूस है और सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। तो हम अभी 7 बड़े देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो 7 बड़ा देश कौन कौन है दोस्तों, देख रहे हैं हम लोग, रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। वहीं हम लोग छोटे देशों की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों, तो वेटिकन सिटी है ना। और उससे थोड़ा सा बड़ा मोनाको है और नॉर्वे है ना। यानी सबसे छोटा देश की बात किया जाए तो कौन सा दोस्तों, वेटिकन सिटी, और दूसरे नंबर की बात किया जाए तो मोनाको है और तीसरे नंबर पर नॉर्वे है। जनसंख्या की बात किया जाए दोस्तों तो भारत की जो जनसंख्या है वो दूसरे नंबर पर है ना। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है भारत, और जबकि पहला स्थान पर क्या है दोस्तों, चीन है। पहला स्थान पर क्या है, चीन है। वहीं दोस्तों भारत के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। और भारत की जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या की बात किया जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और भारत के पशुधन की बात किया जाए, लाइव स्टॉक की बात किया जाए तो ये पूरे विश्व का 18% है ना। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन स्थान है दोस्तों, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े देश की बात किया जाए तो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। और सबसे छोटा देश की बात किया जाए तो वेटिकन सिटी है। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूस के, उसके बाद क्या है, कनाडा, उसके बाद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद बात करें दोस्तों तो चीन की, उसके बाद ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और तब भारत है ना। तो चलिए अब देखते हैं भारत के सबसे छोटे देश। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे छोटे देश कौन से हैं, तो पहला है तो दोस्तों वेटिकन सिटी, उसके बाद दूसरे नंबर पर है मोनाको और तीसरे नंबर पर है कौन सी, नाउरू। तीसरे नंबर पर क्या है, नाउरू। जनसंख्या की बात किया जाए दोस्तों, भारत की जनसंख्या की बात किया जाए तो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है ना। और पहला स्थान किसका है, तो चीन का है ना। अब चलिए देखते हैं चौथा टॉपिक और लास्ट टॉपिक, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना। भारत का अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार को लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट कहेंगे और देशांतरीय विस्तार को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है बहुत बड़ा है ना। पृथ्वी का आकार क्या है, बहुत बड़ा है और इसकी जलवायु में काफ़ी विविधता है ना। तो इसकी स्थिति को जानने के लिए कई सारे वैज्ञानिक जो है प्रयास में लगे हुए थे, है ना। और वो इसकी स्थिति को जानना चाह रहे थे। तभी जो है एक बैहम नामक वैज्ञानिक जो क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप बनाता है, अर्थात एक ग्लोब की रचना करता है। ग्लोब का रचना किसने किया दोस्तों, तो वो किया बैहम ने। ग्लोब की रचना किसने किया था, बैहम ने किया था। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी का अध्ययन करने में जुटे हुए थे। तो कुछ वैज्ञानिकों ने किया एक ग्लोब बनाया और ग्लोब बनाने के बाद इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। ग्लोब पर क्या किया, काल्पनिक रेखाएं खींची। और काल्पनिक रेखाएं में क्या हुआ कि पहले तो कुछ समांतर रेखाएं खींची गई और कुछ लंबवत रेखाएं खींची गई। समांतर रेखाएं खींची गई दोस्तों, और पृथ्वी के जो ग्लोब के जो बीच से रेखा खींची गया उसको हम लोग क्या कहते थे, 0 डिग्री देशांतर कहते थे, या इसी को भूमध्य रेखा कहते थे। तो ये जो भूमध्य रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, लैटिट्यूड जो है, समांतर रेखाएं जो है, क्या है पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाला भाग को हम लोग उत्तरी अक्षांश कहें
नहीं ना, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउथ हेमिस्फीयर का है। ठीक है। फिर दूसरा क्या किए, ये तो इस प्रकार से बहुत सारे समांतर रेखाएं खींची गई समांतर, है ना। और उसके बाद क्या किया दोस्तों, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद जो है पृथ्वी पर कुछ लंबवत रेखाएं खींची गई। तो लंबवत रेखाएं किस तरह से खींची गई, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से क्या किया गई, लंबवत रेखाएं। तो जो समांतर रेखाएं थी दोस्तों, समांतर रेखाओं को हॉरिजेंटल लाइन कहा गया, लैटिट्यूड कहा गया, अर्थात अक्षांश कहा गया। समांतर रेखाओं को क्या कहा गया, अक्षांश कहा गया, लैटिट्यूड कहा गया, लैटिट्यूड लाइन कहा गया। अब दूसरा जो है लंबवत रेखा है दोस्तों, वर्टिकल जो लाइन है दोस्तों, इसको लॉन्गिट्यूड कहा गया। क्या कहा गया, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, देशांतर। लॉन्गिट्यूड को क्या कहेंगे दोस्तों, देशांतर। ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर। तो हम लोगों ने देखा कि पहले सर्वप्रथम क्या किया गया भाई, हमने एक जो है ग्लोब का निर्माण किया। उसके बाद क्या किया कि इस पर जो है पहले लंबवत रेखाएं, सॉरी, समांतर रेखाएं खींची गई, और समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। उसके बाद इस पे एक लाइन और खींचा गया जो किस टाइप का है, तो लंबवत रेखा खींची गई है ना। और लंबवत रेखा की बात करें तो इसको क्या कहा गया, लॉन्गिट्यूड कहा गया दोस्तों, यानी देशांतर रेखाएं किया गया। भारत की अक्षांशीय विस्तार कहा जाए, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए दोस्तों, तो भारत के अक्षांशीय विस्तार को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझना होगा, है ना। वो क्या है दोस्तों, वो क्या समझना पड़ेगा, जरा देखेंगे यहाँ पे। माने ये है जो क्या है हमारा भारत, ये है क्या है, भारत है ना। अब सॉरी, भारत नहीं है दोस्तों, ये पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे दोस्तों एक रेखा खींचा गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रीनविच टाइम। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम कहा गया, ग्रीनविच टाइम कहा गया। ठीक है, अर्थात एक आधार रेखा खींचा गया दोस्तों, आधार रेखा। आधार रेखा ये भी हो गया आपको 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया दोस्तों 0 डिग्री देशांतर, है ना। और इन दोनों रेखाओं को आधार रेखा माना गया। इन्हीं दोनों रेखाओं को आधार रेखा मान करके क्या किया गया, स्थिति का वर्णन किया गया। तो भारत जो है यहाँ पे स्थित है दोस्तों, भारत क्या है यहाँ पे, इसका मान 0 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 0 डिग्री, सॉरी वहाँ 0 डिग्री नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, ये देखिए, है ना, ये है, ये पृथ्वी है, और ये हमारे अक्षांश रेखा है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, चलिए ये देशांतर रेखा हो गया, ये देशांतर रेखा। इसकी बात करें इस साइड का, तो ये हो गया आपको पूर्वी गोलार्ध, है ना, ये पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार का किया जाए तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इसको जो है मेन लाइन, मुख्य लाइन माना गया है। मुख्य लाइन किसे माना गया है, तो ये आधार रेखा इसे माना गया है, इसको आधार रेखा। इससे जैसे दाईं ओर की बात करेंगे हम लोग, है ना, पूर्वी गोलार्ध की बात करेंगे, तो इससे समय आगे चलेगी। यहाँ से पूर्वी गोलार्ध में समय क्या चलती है, आगे, जबकि पश्चिमी गोलार्ध में समय क्या चलेगा दोस्तों, पीछे चलेगी। तो भारत जो है कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों, भारत अवस्थित है यहाँ पे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का जो अवस्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो भारत मान के चलिए आपका यहाँ पे भारत है, और भारत की अवस्थिति जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत की अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, भारत की अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का जो भाग है उसकी जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। वहीं पे देखा जाए, है ना, क्या देखा जाए, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर लक्षद्वीप है। और यहाँ पे जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो भारत की मुख्य भूमि की बात किया जाए तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी स्थान। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत के अक्षांशीय विस्तार है, पूरे भारत के अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो चलिए देखते हैं। और उसी में हम लोग बात करें दोस्तों, क्या बात करें, तो 8 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पे होगा दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। 8 डिग्री 4 मिनट जो है ना, 8 डिग्री
4 मिनट जो है ना, भारत के मुख्य बिंदु के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और वो कहाँ है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में दोस्तों, कहाँ है? कन्याकुमारी में। कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है ना। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। वहीं पे दोस्तों बात किया जाए अगर 6 डिग्री 4 मिनट की, तो 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ पे है? तो 6 डिग्री 4 मिनट या अपनी कि पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कहाँ है? 6 डिग्री 4 मिनट, ये जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4 मिनट को क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, है ना। चलिए 6 डिग्री 4 मिनट को क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो पिगमेलियन पॉइंट है। और इसका दूसरा नाम और क्या है? तो पार्सन पॉइंट, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट को इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। इससे कंफ्यूज नहीं होना। उसी प्रकार भारत का उत्तरी बिंदु का बात किया जाए, अर्थात 37 डिग्री 6 मिनट की बात किया जाए, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट का नाम क्या है? तो इसे हम लोग इंदिरा कौल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल। कहाँ? तो आप लोग जान ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख में होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो दोस्तों इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन भारत की अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे, भारत की कुल अक्षांशीय विस्तार पूछे, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। चलिए अब देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों वो कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। और ये कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के गुहार मोती, भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ है दोस्तों? गुहार मोती है। और भारत के कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में गुहार मोती एक जगह है जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और इसका अगर देशांतरीय बिंदु पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। उसी प्रकार भारत का अगर एकदम सबसे पूर्वी भाग पूछा जाए तो वो सब भारत का सबसे पूर्वी भाग का जो स्थिति है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। और ये कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा भाग है दोस्तों? कौन सी जगह है वो? तो किबिथू है। क्या है? किबिथू है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं जिसको याद करना बहुत काफ़ी ज़रूरी है ना। आप लोग इसको ध्यान में रखें, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों एक चीज़ हम लोग और देखें, अगर भारत का दूरी पूछा जाए, लंबाई चौड़ाई पूछा जाए, है ना, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये है ना, ये हो गया भारत की लंबाई। ये भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई अगर पूछा जाए दोस्तों तो कितना है? 3214 किलोमीटर। वहीं पे अगर भारत की चौड़ाई पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब पूछा जाए, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब पूछा जाए तो उसकी लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अक्षांश रेखा क्या करता है? अक्षांश रेखा द्वारा किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अक्षांश रेखा द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो वो अक्षांश रेखा द्वारा होता है। जबकि समय का निर्धारण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो देशांतर रेखा के द्वारा होता है। भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों। अब भारत के जो मानक समय है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। और वो जगह क्या है? वो जगह जो है प्रयागराज, नहीं, कभी कभी मिर्जापुर भी होता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखेंगे सबसे ऊपर भारत के जो मानक समय रेखा है इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आया है। और सबसे ऊपरी भाग देखेंगे आप तो ये ऊपरी भाग जो है उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है दोस्तों, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है ना। तो भारतीय मानक समय रेखा इंडियन मीन टाइम किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। और भारत का मानक समय रेखा जो है इसको क्या माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। अगर बात किया जाए दोस्तों भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय, तो इन दोनों में दोस्तों 5 घंटा का अंतर होता है। भारतीय जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय से
5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है, 5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है। चलिए आगे देखें। वहीं पे दोस्तों हम देखते हैं कर्क रेखा की बात किया जाए, कर्क रेखा की बात किया जाए तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन है? तो गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है ना। भारत के कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन सा राज्य? तो गुजरात है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा भाग जो है राजस्थान का है और इसका ज़्यादा भाग जो है किसका है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है दोस्तों मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है ना। चलिए उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उसके बाद कहाँ? झारखंड से होकर गुजरती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से गुजरती है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे त्रिपुरा होगा और इधर क्या होगा? मिजोरम होगा, है ना। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भारत की 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर शहर की बात किया जाए दोस्तों तो प्रमुख शहरों के नाम नीचे दिए गए हैं जहाँ से होकर क्या करती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो जैसे झारखंड के, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो झारखंड के रांची शहर से होकर के भी कर्क रेखा गुजरती है। वहीं पर प्रकार देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो यहाँ से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हम लोग मुख्य पॉइंट देखे हैं कि कौन कौन से जगह से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा किन किन मुख्य शहरों से गुजरती है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर से गुजरती है, उज्जैन से गुजरती है, रांची से गुजरती है और भोपाल से गुजरती है, अगरतला से गुजरती है। इन 5 शहरों से जो है क्या होता है? कर्क रेखा गुजरता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखें, है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।